नमस्कार मित्रों, इकोनॉमी में बैंकिंग वाला टॉपिक आपका चल रहा है। इससे पहले हमने 3 से 4 क्लास बैंकिंग का आपको डिलीवर भी कर दिया है। वो वाला क्लास आप देखने के बाद ही ये वाला क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना कि हमने आरबीआई को पूरी तरह डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आरबीआई की पृष्ठभूमि को, आरबीआई की स्थापना को, आरबीआई के तमाम 1934 के एक्ट को, 1949 के एक्ट को, तो सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आरबीआई के कार्य को भी पूरी तरह पढ़ाया हमने, ठीक है ना। तो वो सब वीडियो आप देख करके ये वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। तो आज जो आपका क्लास बेस्ड होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी पर ही बेस्ड होगा, चाहे जो है मौद्रिक नीति की जो है मात्रात्मक पक्ष हो या फिर गुणात्मक पक्ष हो, ठीक है ना। ये आरबीआई के द्वारा संकुचनकारी और प्रसारकारी मौद्रिक नीतियां अपनाई जाती हैं ताकि मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान किया जा सके। तो पूरी तरह डिटेल से देखने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकदम किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा ये जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र होते हैं ना, सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य होते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी संचालित कैसे होती है? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये मौद्रिक नीति संचालित की जाती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की जो है ये कमेटी है, ये सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। मौद्रिक नीति समिति थोड़ा सा देखते हैं कि मौद्रिक नीति समिति के गठन हेतु वैधानिक और संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 2016 में, इसको मार्क करना कि 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जो मौद्रिक नीति समिति है इसका गठन करने के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, ठीक है। सीधी सी बात है, आरबीआई एक्ट 1934 जो था उसी में संशोधन करके 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, एमपीसी का गठन किया गया, ठीक है। आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप करके, देखिए, ताकि मतलब कि मुद्रास्फीति वगैरह ना बढ़े, एक लक्ष्य दिया गया कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास होनी चाहिए। ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहलाता है, ठीक है। तो वही आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप करके मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2016 में एमपीसी की स्थापना की गई। तो इसको आप एज इट इज लिखने का प्रयास करिएगा। सीधी सी बात मेरे प्यारे भाई कि 1934 का जो आरबीआई एक्ट है इसमें संशोधन किया गया, 2016 में एमपीसी का गठन किया गया, मौद्रिक नीति समिति का, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो मौद्रिक मुद्रास्फीति हो वो मतलब कि स्थिर प्रकार की हो, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें ना हो। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जो है मेन उद्देश्य ये मौद्रिक नीति समिति का होता है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे थोड़ा सा हम मौद्रिक नीति जो समिति होती है एमपीसी, उसकी संरचना को देखेंगे और इसके अलावा उसका जो मौद्रिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रखा गया है उसको देखेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ अब आज तक पूरा अपडेट इसको भी कर लेंगे। तो जो संरचना होती है मौद्रिक नीति समिति में, एमपीसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मौद्रिक नीति एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? भैया 6 सदस्य होते हैं। तो साहब 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, और जो 3 सदस्य होते हैं इसके शेष 3 सदस्य ये सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है कि जो आरबीआई के द्वारा जो है आरबीआई से होते हैं उसमें एक तो अपने गवर्नर साहब होते हैं, दूसरा एक कोई उप गवर्नर होगा। देखिए, एक गवर्नर 4 उप गवर्नर होते हैं ना, तो उसमें एक तो गवर्नर साहब होंगे ही और दूसरा एक कोई उप गवर्नर होगा और तीसरा आरबीआई द्वारा नामित कोई एक ऑफिसर होगा। तो ये 3 मेंबर होंगे। फिर उसके बाद 3 सदस्य होते हैं वो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्षों का होगा। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। यही सब क्वेश्चन पूछता है कि जो आरबीआई जो एमपीसी के सदस्य होते हैं सरकार के द्वारा मनोनीत, क्या उनका जो है नियुक्ति हो सकती है? नहीं भैया, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। फिर देखना यहाँ पे
कि ना तो सांसद, ना तो विधायक, ना तो जो है विधान परिषद मतलब कि एमएलसी, और ना ही कोई सिविल सर्विसेज का एमपीसी का जो है सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्री में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वर्ष में 4 बैठकें की जाती हैं मॉनेटरी समिति द्वारा, मौद्रिक नीति समिति द्वारा, एमपीसी द्वारा 4 बैठक वर्ष में की जाती है। त्रैमासिक या त्रिमासिक स्तर पर जो है ये बैठकें होती हैं। साल में 12 महीना, तो 3 चौक 12, 4 बैठकें होंगी। ठीक है, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई वार्षिक मुद्रास्फीति को 4% ±2, मतलब कि मैक्सिमम आप 6% कर सकते हो, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%, ये आपकी जो है इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, मौद्रिक मुद्रास्फीति रेट होनी चाहिए। ठीक है ना, वही कह रहा है कि 4% ±2 करके पर नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है किसकी? मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अनुसार, मतलब कि एमपीसी की। ठीक है, अब देखिए जो टारगेट रखा गया है मार्च 2026 तक रखा गया था कि ये टारगेट दिया गया था कि 4% के आसपास होनी चाहिए ±2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जरा देखना, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं। तो जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है एमपीसी के द्वारा, वो 2 प्रकार से अपनाई जाती है। एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति और दूसरा प्रसारकारी मौद्रिक नीति। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में आपके 100% क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, चाहे वो पीसीएस में पूछे, आईएएस में पूछे या दोनों में पूछे। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 2 प्रकार की मौद्रिक नीतियां अपनाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा, एमपीसी के द्वारा। एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति और दूसरा प्रसारकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मतलब कि यहाँ पर संकुचित विचारधारा होती है ना पैसा खर्च करने में, तो यहाँ पर पैसा मार्केट में नहीं दिया जाता, मतलब कि महंगी या कठोर मौद्रिक नीति ये होती है। ठीक है ना, फिर देखना जरा, जब महंगी या कठोर मौद्रिक नीति होती मतलब कि इसमें वित्त की मात्रा को घटाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे जरा आप देखना कि जो प्रसारकारी मौद्रिक नीति होती है, यहाँ पर खूब दिल खोल के पैसा फेंका जाता है, मतलब कि सस्ती और ढीली मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, वित्त की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो सवाल है साहब, कैसे ये जो है संकुचनकारी होगी, कैसे ये प्रसारकारी होगी? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको जानते हैं कि जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, मात्रात्मक उपकरण इन द सेंस जो ब्याज दरें होती हैं, ब्याज दरें जैसे ब्याज दर, सीआरआर, एसएलआर, आरआर, ट्रिपल आर मतलब कि रिवर्स रेपो रेट, तो ये जितनी भी ब्याज दरें हैं अगर हम उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद समस्या क्या है कि ब्याज हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, और ब्याज जब ज़्यादा लगेगा तो उस स्थिति में लोग ऋण कम लेंगे, और जब ऋण कम लेंगे तो वित्त की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कठोर, महंगी और संकुचनकारी। चूंकि यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा दी जा रही हैं, और ब्याज दरें बढ़ा दी जा रही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऋण ले सके। ठीक है ना, तो इसी को हम कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं। अब देखना जरा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महंगी या कठोर मौद्रिक नीति की स्थिति में वित्त की मात्रा जो है बाजार में बढ़ती है, घटती है, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकते। देखना जरा, प्रसारकारी मौद्रिक नीति, या इसको हम जो है सस्ती या ढीली मौद्रिक नीति कहते हैं। जायज है कि यहाँ पर आपकी वित्त की मात्रा बढ़ने वाली है, यहाँ पर आपका धन की या तरलता की मात्रा बढ़ने वाली है। ठीक ना, वित्त की मात्रा को बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, वित्त की मात्रा बढ़ेगी। तो सवाल है कि साहब कैसे बढ़ेगी वित्त की मात्रा? तो यहाँ पर जितना भी ब्याज दर होगा, एसएलआर होगा, सीआरआर होगा, आरआर होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होगा, उनकी दरें क्या कर दी जाती हैं? कम कर दी जाती हैं। और जब दरें कम कर दी जाती हैं तो लोग तेजी से ऋण लेना शुरू कर देते हैं, और तेजी से जब लोग ऋण लेंगे ना तो वित्त की मात्रा मार्केट में क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए इसको हम प्रसारकारी मौद्रिक नीति, सस्ती या ढीली मौद्रिक नीति, या फिर हम जो है इसको हम कह सकते हैं कि एक ढीली मौद्रिक नीति है। ठीक है ना, आसान मौद्रिक नीति है। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ पे जरा देखना, मौद्रिक नीति के उपकरण। मेरे प्यारे भाई, मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण होता है और दूसरा गुणात्मक उपकरण होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, गुणात्मक में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीवीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा हिट टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है ना, और मेंस का पेपर लिखते समय आपको चीजें आसान बना देती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि साहब मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या चीजें आएंगी, तो पहला बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR कहते हैं, ठीक है ना। वैधानिक तरलता अनुपात इसको हम SLR कहते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा जिसको हम MSF कहते हैं, स्थायी जमा सुविधा जिसको हम SDF कहते हैं, और खुले बाजार की क्रिया। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है ये मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से हो रही है। समझना जरा ना कि यहाँ पर कोई भी चीज हम मात्रा के रूप में ही प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बैंक दर, भाई कितनी बैंक दर, 5.75% बैंक दर। रेपो दर कितनी परसेंट, तो ये एक मात्रा को शो कर रही है। जब इसकी मात्रा को हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, अच्छा जब इसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे तो वही जो है संकुचनकारी, कठोर, मागी मौद्रिक नीति हो जाएगी। और जब इसी की मात्रा को हम घटा देंगे तो वही ढीली, सस्ती और प्रसारकारी मौद्रिक नीति हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक मात्रात्मक उपकरणों में आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें आती हैं। आते हैं गुणात्मक में। गुणात्मक में देखना जरा, सीमांत आवश्यकता, दूसरा है साख की राशनिंग, और तीसरा है नैतिक प्रभाव, और चौथा है उपभोक्ता ऋण विनियमन। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कि ये पूछता है कि गुणात्मक उपकरणों में कौन से फैक्टर शामिल होते हैं। फिर अब यही जो है सारे फैक्टर मिल करके RBI क्या करती है, मतलब कि MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो संकुचनकारी और प्रसारकारी मौद्रिक नीति का संचालन करती है, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। यही बताया कि सारा कुछ हम लोग डिटेल से देखेंगे, किसी भी टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मात्रात्मक उपकरण हमने देखा था। मात्रात्मक उपकरण में जितना भी जो है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, जितना भी है, MSF, जितना भी है सारे को हम डिटेल से देखेंगे। तो इसमें पहला हमने बताया था बैंक दर मात्रात्मक उपकरण में। तो सवाल है कि साहब बैंक दर क्या होती है। तो ये अपना मान लीजिए कि RBI है और इधर वाणिज्यिक बैंक है टोटल। अब क्या होता है कि जो RBI है इन्हीं वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण दे, जिस ब्याज दर पर ऋण दे वही ब्याज दर क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है, ठीक है ना। इसको अब पढ़ के सुना देते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस दर की सीमा RBI निर्धारित करता है और बैंक की तरलता को प्रभावित करता है। तरलता मतलब उनके पास पैसा कितना है, धन कितना हो रहा है, ठीक ना। वर्तमान में मतलब कि आज का हमने पूरा जो है देखा कि जो आज का जो रेट चल रहा है बैंक दर का वो 5.75% चल रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखें कि अगर हम ब्याज दर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर या बैंकों की तरलता पर। बैंकों की तरलता मतलब समझ पा रहे हैं ना कि ये कोई बैंक है, तरलता मतलब कि अगर इनमें ज्यादा होगी, तरलता मतलब धन से है, धन ज्यादा होगा इनके पास, तरलता कम होगी मतलब धन कम होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा समझना। आप यहाँ पे देखना जरा, एक प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर हम बैंक दर बढ़ा दें तो बैंक दर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक हैं एक कम ऋण लेंगे ना। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि साहब 10% हमारा बैंक रेट है तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको ऋण नहीं चाहिए, हम ऋण नहीं ले पाएंगे। हम कहेंगे कि साहब एक काम करिए 2% पे ले लीजिए, तो कहेंगे हाँ, सारे बैंक कूद पड़ेंगे जो है ऋण लेने के लिए। तो बैंक दर मान लीजिए हमने 10% बढ़ा दिया, मतलब कि ज़्यादा कर दिया, तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, ऋण कम लेंगे। और जब वाणिज्यिक बैंक ऋण कम लेंगे तो इनके पास तरलता क्या होगी, कम होगी ना। और जब तरलता इनके पास कम होगी तो इन्हीं के पास जो वाणिज्यिक बैंक हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक, जैसे आपका SBI, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे आपका यूनियन बैंक, जो भी है, तो ये वाणिज्यिक बैंक से हम आप व्यापारी, किसान, श्रमिक जाते हैं ऋण लेने के लिए। हम RBI से नहीं जाते हैं ऋण लेने के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो बैंक हैं ये ऑलरेडी इनके पास पैसा नहीं है, तरलता कम है, तो समस्या क्या होगी, ये कहेंगे कि देखिए हम आपको ब्याज बढ़ा करके ऋण देंगे। और जब ब्याज बढ़ा करके देंगे तो जो श्रमिक, किसान, व्यापारी हैं ये ऋण क्या लेंगे, कम लेंगे ना। और जब ऋण कम लेंगे तो हमारे जो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तरलता जब कम हो जाएगी तो हम मांग कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे ना। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो वस्तुओं सेवाओं की कीमत क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और जब कीमतें कम होती हैं तो मुद्रास्फीति मतलब कम होगी, ठीक है।
तो कुल मिलाजुलाकर अगर मुद्रास्फीति हाई लेवल की है तो बैंक दर को आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अगर मुद्रास्फीति कम है तो बैंक दर को कम कर दिया जाता है ताकि लोग ऋण लें, ठीक है ना, और तरलता मार्केट में आ जाए। तो ये हमने पूरा प्रैक्टिकल करके देखा कि बैंक रेट क्या होता है और उसका जो है इम्प्लीकेशन कैसा होता है अर्थव्यवस्था में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर जितना भी है सारा कुछ ऐसे ही देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे और प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।